नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। इन दिनों देश में चर्चा है कि बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है और इससे देश के युवा परेशान है, मध्यम वर्ग परेशान है। तो हर एक भारतीय को सुनना चाहिए और उसके मायने हैं, और शायद विपक्ष को भी और सत्ता पक्ष को भी सुनना चाहिए, क्योंकि इस खबर के बाद हमारी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। खबर यह है और सुखद है कि भारत ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण 5वें रैंक पर आ चुका है, जहां तक अर्थव्यवस्था के ग्रोथ का सवाल है। अर्थात अब ब्रिटेन 6ठे नंबर पर आ गया है, जहां भारत का बीज था, और भारत 5वें स्थान पर आ गया है। और इस स्थान से वो अगर कुछ साल इसी तरह से मेहनत करता रहा तो भारत दुनिया के 3 बड़े अर्थव्यवस्था वाले देशों में शुमार हो जाएगा। है ना खुशी की बात। और ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, उसके पीछे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अर्थात IMF की एक रिपोर्ट है, और उस रिपोर्ट में जो कुछ भी कहा गया और जो कुछ भी उसका ब्यौरा दिया गया कि भारत क्यों इस स्तर पर ग्रोथ कर पाया और कोविड की समस्या से निपटते हुए उस पर काबू करते हुए पूरी दुनिया को राह दिखाते हुए भारत इसी बीच जिस स्थिति में पहुंचा है वो 135 करोड़ के आवाम की मेहनत और हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वाले उन राजनेताओं और सरकार को भी इसका श्रेय जाता है। श्रेय इसका विपक्ष को भी है, क्योंकि विपक्ष जितने मुद्दे उठाते हैं या उसके तरफ से उठाया जाता है उस पर सरकार और ज्यादा सचेत होकर के काम करती है। और शायद यही कारण है कि तमाम आलोचनाओं और मुश्किलों को झेलते हुए मोदी सरकार ने ये जो कुछ भी उपलब्धि हासिल की है उसकी चर्चा की जानी चाहिए और देशवासियों को इस पर फख्र होना चाहिए। अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि भारत ने क्या कुछ हासिल किया है और कैसे ब्रिटेन को पछाड़ा है। 2019 से लेकर के अब तक के वो दास्तां हम आपको बताने जा रहे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जारी किए हैं। वो फैक्ट अब हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, भारत के ऊपर अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी, यही अर्थव्यवस्था अब भारत के ऊपर है, अर्थात भारत 5वें नंबर पर है। भारत फिर दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। ये वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू की रिपोर्ट है। 2019 में भी भारत 5वें स्थान पर था, हम आपको बता दें। तो इस संबंध में अमेरिका की जो इकोनॉमी है, अगर लाख करोड़ रुपए में देखें तो 1522 करोड़, चीन 1004, जापान 365, जर्मनी 284 और भारत 209 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमी अर्थात अर्थव्यवस्था वाला देश बन चुका है। और ब्रिटेन अब 6ठवें स्थान पर आ चुका है, जो अभी तक भारत के स्थान पर काबिज था। उस ब्रिटेन में जहां ऋषि सुनक और लिज ट्रस के बीच मुकाबला हुआ सिर्फ अर्थव्यवस्था की स्थिति को सुधारने में, वो खस्ताहाल ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को पछाड़कर भारत 5वें स्थान पर आ गया है। और अब हमें अपने पर गर्व होना चाहिए कि हमने वो स्थान हासिल किया है जो मुश्किलों के दौर को झेलते हुए हमारे मेहनत के कारण ऐसा संभव हो पाया है। अब हम आपको दूसरे ग्राफिक्स पर लिए चलते हैं कि भारत किस तरीके से इस स्थिति में पहुंचा है। ये आपके स्क्रीन पर दुनिया की 5 बड़ी इकोनॉमी में अमेरिका 25,350, चीन 19,910, जापान 4,910, जर्मनी 4,260 और भारत 854.7 अरब डॉलर। ये इकोनॉमी IMF की रिपोर्ट की बात हम कर रहे हैं। ये इस स्तर पर हमारी इकोनॉमी अर्थात पूरे देश की अर्थव्यवस्था इतने अरब डॉलर की 854 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था वाले देश के नागरिक हम हैं। और अब हम इस पर
गर्व कर सकते हैं, हम आलोचना करें, लेकिन इन बातों को हमें गौर करना होगा, समझना होगा कि भारत यूरोप के सबसे महत्वपूर्ण देश ब्रिटेन, जो अपने अर्थव्यवस्था की सानी और शेखी भगाड़ता रहा है, उस अर्थव्यवस्था को भारत ने पछाड़ दिया है। आपको ये खबर जानना चाहिए, समझना चाहिए। इसलिए ऐसे मौके पर हम तमाम अंदरूनी समस्याओं से निपटते हुए और अपने कलह और विद्वेष को घर में ही सुलटाते हुए कुछ ऐसी मेहनत करें कि भारत जर्मनी और जापान को भी जल्द पछाड़ने की स्थिति में आए। हालांकि चीन और अमेरिका को पछाड़ने में अभी समय लगेगा, लेकिन भारत की ये प्रगति हमारे लिए गर्व का विषय है, क्योंकि हमने ब्रिटेन को अर्थव्यवस्था में जो हमारी ताकत है उसमें हमने उनको पछाड़ दिया है। बहुत बड़ी खबर है और बहुत सुखद खबर है। और अब हम आपको ग्राफिक्स के तीसरे प्लेट्स पर लिए चलते हैं। ये आप देखिए, भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था कैसे बना। साल 2021 के आखिरी 3 महीनों में, साल 2021 अभी भी हम कोरोना से जूझ रहे हैं और 2021 बहुत मुश्किलों भरा था। 3 महीनों में ब्रिटेन से आगे निकल गया भारत। ये कोई ऐसी वैसी रिपोर्ट नहीं है, हम आपको बार बार बता रहे हैं, ये IMF की रिपोर्ट है, जो एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एक मान्य संस्था है, उसकी रिपोर्ट में भारत ने ब्रिटेन को पछाड़ दिया है। और तमाम वो आलोचक जिनको सिर्फ भारत की कमी निकालने में मजा आता है, शायद ये रिपोर्ट देखने के बाद वो अपना मुंह छिपाने को मजबूर हो सकते हैं, लेकिन आंकड़े जो बयां कर रहे हैं उसे देखिए और देखना चाहिए, लेकिन रुकना नहीं। इससे अभी हमें आगे जाना है। इसलिए हमारी जो जरूरत है, हमारा जो उत्तरदायित्व है, बहुत बढ़ जाता है। 854.7 अरब डॉलर की भारत की अर्थव्यवस्था हो चुकी है। 3 महीने 2021 के 3 महीनों में हमने वो स्थिति प्राप्त कर ली। अर्थात आप समझ सकते हैं कि हमने कोरोना को किस तरीके से हराया और कोरोना के बाद उठी मुश्किलों को किस तरह से हराया। 1 दशक पहले भारत का स्थान 11वें स्थान पर था। ये अब जान लीजिए, अगर इस पर राजनीतिक चर्चा हो रही है तो 11वें स्थान पर भारत था, आज भारत 5वें स्थान पर आ गया है। और विपक्ष जो बार बार मुद्दे उठाता है, भारत 1 दशक में 11वें स्थान पर है। इसके पीछे अगर वर्तमान सरकार की पूरी मेहनत कारगर है तो पिछली सरकार ने भी कुछ प्रयास किए होंगे, ये हमें मानना चाहिए, क्योंकि 8 साल से मोदी सरकार है और उसके पहले चूंकि 1 दशक की बात है, 2 साल यूपीए की सरकार भी थी। उन सारे मुद्दों को, उन सारे व्यवस्थाओं को किस तरीके से तेजी दी गई और किस तरीके से शुचिता, पारदर्शिता और गुड गवर्नेंस के जरिए मोदी सरकार ने पहल की है, ये आपको देखना चाहिए। और अगर आप न सुनना चाहते हो तो भी सुनना चाहिए, क्योंकि सुनने के बाद आप मंथन करके इस पर सवाल उठा सकते हैं। क्योंकि ये IMF की रिपोर्ट है। 1 दशक पहले भारत का स्थान 11वें नंबर पर था, अब भारत 5वें स्थान पर आ चुका है। 2019 में 5वें पायदान पर पहुंचा था भारत, और तब भी वर्तमान सरकार मोदी सरकार ही थी। फिर हम कह रहे हैं 1 दशक की रिपोर्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था के इसी साल 7% के दर से बढ़ने का अनुमान है। 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की दुनिया की है। वो अर्थव्यवस्था किस स्तर से, किस अनुमानित स्थिति में आते हुए आगे बढ़ रही है। साल 2021 के आखिरी 3 महीनों में ब्रिटेन से आगे निकल गया भारत। और भारत ब्रिटेन से आगे क्यों निकला, ये हम आपको इसलिए बता दें कि ब्रिटेन की स्थिति, वहां पर जिस तरीके से ब्रेक्जिट की स्थिति आई, और इसी कारण से पूर्व प्रधानमंत्री, और अभी तक तो खैर वो कार्यकारी प्रधानमंत्री हैं, उनको सत्ता छोड़नी पड़ी। और ऋषि सुनक और लिज ट्रस जो इस लड़ाई में है, और 5 सितंबर को स्पष्ट हो जाएगा कि कौन ब्रिटेन का प्रधानमंत्री होगा। वास्तव में ब्रिटेन के खस्ताहाल अर्थव्यवस्था को सुधारने के प्रयासों पर ही इनकी चर्चा हुई, इनका डिबेट हुआ। और अब ये डिबेट में वही बातें करते रहे जिस बात को भारत की सरकार ने कोरोना जैसे महत्वपूर्ण और बहुत ही मुश्किलों भरे कालखंड में उसको
फॉलो किया और तमाम मुश्किलों से झेलते हुए भारत के 80 करोड़ से अधिक लोगों को अनाज उपलब्ध कराते हुए साथ ही साथ सेवा क्षेत्र से लेकर अन्य क्षेत्रों में और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देते हुए इस उपलब्धि को हासिल कर पाया। ये दुनिया के वो तमाम देश देख रहे हैं और वो इसको देख नहीं पा रहे हैं, इसको पचा नहीं पा रहे हैं। इसलिए भारत में कुछ न कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं जो देश के अंदर छुपी शक्तियां उसका फायदा उठा रही हैं। हालांकि 135 करोड़ की आवाम ये पहचान रही है, उनको कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन भारत ने जो स्थान प्राप्त किया है, इस पे एक बार फिर हम आपसे जरूर कहेंगे कि देखिए, समझिए और गौरवान्वित महसूस करिए, क्योंकि दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश के आप नागरिक हैं। अब हम आपको ग्राफिक्स के अगले पड़ाव पर ले चलते हैं। ये आप अपने स्क्रीन पर देखिए कैसे भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़ी 2021-22 और 2022-23 का 10.5%। अप्रैल जून तिमाही में सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर रही 2022-23 में 17.6 की। तो हमारे सेवा क्षेत्र अर्थात सर्विस सेक्टर में ये जो ग्रोथ देखी जा रही है और जिस पर बहुत ज़्यादा अपेक्षा थी, उसमें हमने कमाल किया है। और साल 2021-22 में 2.3% और ये 9.2%। ये अप्रैल जून तिमाही में वित्तीय, रियल एस्टेट और पेशेवर सेवा। अब आप समझ सकते हैं, रियल एस्टेट में भी हमने कमाल का काम किया है और इन सुधारों में हमको बहुत फायदा मिला है। वित्तीय क्षेत्र में अर्थात बैंकिंग से लेकर के सारी बातें अप्रैल जून तिमाही में 2021-22 में 13.8%, साल 2022-23 में 14.7% की ये बढ़त है। तो किसमें है ये आप देखिए, जलापूर्ति, बिजली, गैस और अन्य उपयोगी सेवाएं हमारी बहुत बेहतर हुई हैं। हम जल जीवन मिशन शुरू कर चुके हैं। अब आप देखिए 2021-22 में 6.2% और 26.3%। ये किसमें हुआ? तो अब आप जानिए, लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवा। लोक प्रशासन मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, रक्षा के क्षेत्र में और अन्य सर्विसेज के क्षेत्र में हमारा जो ग्रोथ है वो कमाल का है और 6 से हम 23 पर पहुंच चुके हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रोथ है। साल 2021-22 में अप्रैल जून की तिमाही सेवा क्षेत्र में 10.5%, तो 22-23 में हम 17.6% की ग्रोथ रेट ले रहे हैं। ये भारतीय इकोनॉमी की रफ्तार है और इस रफ्तार पर बहुत लोगों को सुखद अनुभूति है और कुछ हमेशा कमी निकालने वालों के लिए इसमें भी मीन मेख निकालने के बड़े चांसेस हैं, क्योंकि फैशन के तहत और अपने कमियों को ज़्यादा उजागर करके शांति का एहसास करने वाले देश में भी बहुत से तत्व ऐसे हैं जो शायद इसको पचा ना पाएं, लेकिन उन्हें देखना चाहिए और एक स्वस्थ आलोचना के जरिए ये सुझाव देना चाहिए कि इस रफ्तार में भी हम कैसे तेजी ला सकते हैं, ना कि पूरी व्यवस्था को चौपट करने की वो तमाम कोशिशें, वो कवायदें जो सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ के लिए की जा रही हैं। अब हम आपको ग्राफिक्स के अगले पड़ाव पर ले चल रहे हैं और इसे भी आप देखिए, क्योंकि आंकड़े सब कुछ बयां करते हैं। पिछले 10 साल में हमारे ग्रोथ रेट को आप देखिए, 2012 से 13 में 5.46, 2013 से 14 में 6.39, 2014 से 15 में 7.41, 2015 से 16 में 8, 2016 से 17 में 8.6, 17 से 18 में 6.80, 2018 से 19 में 6.5 और फिर कोरोना का वो काल आता है। आप देखिए 2019 से 20 में हम 3.74 की स्थिति में आ गए, लेकिन 2020 और 21 में हम -6.60 पर, और 2021 से 22 में हम फिर उठे, संभले और आगे बढ़े। तो आज हमारी ग्रोथ रेट जो है वो 8.95 के रफ्तार से आगे बढ़ रही है। ये पूरी दुनिया में चीन के सामने भी एक मिसाल है, जो अभी हमसे
3 पायदान ऊपर है और इसीलिए पड़ोसी बहुत परेशान है। खैर, पाकिस्तान की हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि इस समय मानवीय त्रासदी से वो देश गुजर रहा है, हालांकि हमारा पड़ोसी है। लेकिन दुश्मनी और डिस्ट्रक्शन पर वजूद में आया ये देश, उसके लिए हमारे आंकड़े बहुत दूर की बात है। लेकिन हाँ, चीन हमारे आंकड़ों से परेशान है क्योंकि इस तरह से अगर आंकड़े बढ़े तो सिर्फ 1.5 दशक के अंदर हम चीन को मात देने की स्थिति में अपने को पा सकते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी होगा कि इस देश में राजनीतिक स्थिरता बनाई रखी जाए, जिसको डिस्ट्रक्ट करने की तमाम कोशिशें चल रही हैं देश के अंदरूनी राजनीति में। और इसलिए एक सफल राजनीतिक और राजनीतिक पार्टी या उनके संगठन या कई राजनीतियों के मेल, जिसमें देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले चलने का भाव हो, वो होना चाहिए। क्योंकि भारत अब पीछे मुड़ के नहीं देख सकता, उसकी रफ्तार अब बहुत आगे आ चुकी है और यूरोप के एक सबसे महत्वपूर्ण देश ब्रिटेन को हमने पछाड़ करके उनसे हम बहुत आगे निकल चुके हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर में हमने ब्रिटेन को पछाड़ा तो ब्रिटेन में कमी क्या थी ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में। ये आप देखिए, ब्रिटेन की इकोनॉमी को बूस्टर नहीं मिला, रोजमर्रा की चीजें महंगी होने लगी और इसलिए ब्रिटेन पिछड़ने लगा। ये कोरोना की बातें हैं और कोरोना का जो कालखंड है उससे ब्रिटेन हमसे कम परेशान था, लेकिन उसी परेशानी में वो बिखर गया। 4 दशक से इन्फ्लेशन और मंदी का सामना कर रहा है ब्रिटेन। अब आप समझ सकते हैं, वहां पर मंदी की स्थिति है, यूरोप के इस देश में मंदी की स्थिति है, इन्फ्लेशन है, उनके मुद्रा की स्थिति हमारे मुद्रा की स्थिति से बहुत कमजोर हो रही है। ये आप समझ लीजिए कि डॉलर का से अगर मुकाबला किया जाए तो उसमें उनकी मुद्रा की स्थिति हमारी मुद्रा से कमजोर है। कोरोना के कारण 2020 में जीडीपी में 11% की बड़ी गिरावट दर्ज की गई थी और तब देश के प्रधानमंत्री ने यह दावा किया था कि भारत मुश्किलों में भी अपने लोगों की बदौलत, अपने लोगों के ताकत की बदौलत गिरी तो अर्थव्यवस्था, लेकिन उस स्तर पर नहीं जिस स्तर पर और देशों की गिरी। लेबर की कमी है, अर्थात वहां पर श्रमिकों की कमी है। यूके की वर्कफोर्स कोरोना के बाद 1.2% तक कम हो गई है। बहुत बड़ा नुकसान और बहुत बड़ी चोट कोरोना ने दी है पूरी दुनिया को। शायद भारत में बिना मतलब बिना वजह विरोध करने वाले ये पॉइंटर्स पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं या दे करके वो नजरअंदाज कर रहे हैं, लेकिन देश की जनता ये देख रही है। और ये हम बार बार जिक्र कर रहे थे ब्रेक्सिट, ये देखिए ब्रेक्सिट का जो असर हुआ है 2019 के बाद से ट्रेड में 8% की गिरावट आ गई। ये है ब्रिटेन की इकोनॉमी की बर्बादी, क्योंकि यूरोपीय संघ से उसने अलग किया अपने आप को। यूरोपीय संघ में एसिमिलेट होकर के वो अपने आप को बहुत अच्छे से प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे और वहाँ पर सारी कमी आई, तो फिर उससे अलग होने का शुरू हुआ और उसके कारण वहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति आ गई, जो वर्तमान में अभी तक चल ही रही है। निवेश में लगातार, अर्थात वहाँ पर निवेश की कमी हो गई। कोरोना के बाद से निवेश में 9.1% की गिरावट आई है। ये ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था की खस्ताहाल स्थिति का सबसे बड़ा आईना है कि कोरोना के बाद से ब्रिटेन में निवेश की स्थिति भी बहुत कमजोर हो गई। साल 2022 के पहले 3 महीने में 0.5% की गिरावट आई है। अब आप समझ सकते हैं कि ब्रिटेन की इकोनॉमी क्यों बर्बादी की स्थिति पर जा रही है और ये सुधार कैसे होगा। शायद यही आधार है कि ऋषि सुनक जो है वो अर्थव्यवस्था के मर्मज्ञ माने जाते हैं और ढेर सारे वायदे किए हैं। हालांकि वो जीतते हैं या हारते हैं ये देखना होगा, लेकिन अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो कैसा सुधार करेंगे, कुछ उसमें वो झलक दिखती है। जिस तरीके से कोरोना के लगभग उसके मारक क्षमता के कम होने के बाद भारत के प्रधानमंत्री ने पहल की थी। सप्लाई चेन पर पूरी तरह से असर पड़ा है। सुपरमार्केट के अलावा कई बिजनेस में सप्लाई में देरी हो रही है। वो सप्लाई चेन का टूटना कोरोना में एक बहुत बड़ी जिसको आप कह सकते हैं कि त्रासदी की स्थिति रही है, वो पूरी दुनिया ने देखा है। कई सामानों के लिए 4 से 6 महीने तक का इंतजार करना पड़ा या अभी भी पड़ रहा है। ये ब्रिटेन की इकोनॉमी को बूस्टर न मिलने का ये जो कारण है, ये हम आपको बता रहे हैं और इस बिंदुओं पर आप समझ सकते हैं कि ब्रिटेन क्यों पिछड़ गया। तो अब आप देखिए कि इतने पॉइंटर्स और
ग्राफिक्स प्लेट्स के इन तमाम तथ्यों के आधार पर हमने आपको यह बताने की कोशिश की है कि क्यों इसलिए हुई क्योंकि ब्रिटेन यूरोपीय संघ के साथ अपने आप को नहीं जोड़ पाया और वहां की इकोनॉमी, वहां की सुप्रीमेसी लगभग खत्म होने लगी। और इसी कारण से जब उन्होंने अलग होने का निर्णय लिया तो अपनी स्थिति को वो सुधार नहीं पाए। तो आईएमएफ की इस रिपोर्ट के बाद अब आप समझ सकते हैं कि भारत 854.7 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था वाला देश बन चुका है। कोरोना को मात दे करके 8 और 9% के करीब ग्रोथ रेट को टच करना और लगातार हर तिमाही में एक प्रगति के ऐसे पड़ाव पर पहुंचना जहां वो मुश्किल बात लगती हो, भारत ने उसको प्राप्त किया है। आखिर में किसकी बदौलत? तो हम कह सकते हैं गुड गवर्नेंस और भारतीयों की मेहनत के बदौलत ये सब कुछ प्राप्त हुआ है। ऐसे हमें कुछ भी नहीं मिला है, क्योंकि हम फिर कहेंगे कोरोना की मुश्किल के बाद हमारे श्रमिक उठे, हमारे कर्मी उठे, हमारे इंजीनियर्स उठे, टेक्नीशियंस उठे, डॉक्टर्स उठे। सर्विस सेक्टर में हमने वो पहल की, अपने जान की बाजी लगा करके, इसे हम साधारण शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो पहल की। और वो जो मिल और बड़े बड़े कारखाने, तमाम वो इंडस्ट्रीज जो बंद थी उसको खोला गया, उसको ओपन किया गया, श्रमिकों का योगदान आया, सरकार से बूस्टर डोज दिए गए, उन सब का फायदा मिला। और जो फायदा मिला वो इतना भी काफी नहीं था कि हमारी अर्थव्यवस्था को यूं ही आगे बढ़ा देता, लेकिन जज्बा हमारा था, क्योंकि उसी कालखंड में हमने पूरी दुनिया की एक सबसे बड़ी सेवा दी, और वो मेडिकल के क्षेत्र में, और वो ये था कि पूरी दुनिया में भारत का कोरोना का टीका गया और पूरी दुनिया ने भारत का लोहा माना। तो हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत है, हमारे साइंटिस्ट की मेहनत है, हमारे डॉक्टर्स की मेहनत है। लेकिन आप मत भूलिए वो किसान जो अन्नदाता है, जिसको मुहिम अब ये सरकार चला रही है कि अन्नदाता के साथ साथ अब वो ऊर्जादाता होने वाला है, उसी किसान की मेहनत के कारण कृषि के क्षेत्र में अर्थव्यवस्था की उस गिरावट में हमने प्रगति की। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। दुनिया के किसी देश में कोई एक उदाहरण ही नहीं मिल सकता। ये पूरी दुनिया की इकोनॉमी में एक अचंभित करने वाला तथ्य है कि भारत ने कृषि के क्षेत्र में जो ग्रोथ दी है, वो ग्रोथ पूरी दुनिया को अचंभे में डाल दिया कि भारत ने इस ग्रोथ को प्राप्त कैसे किया कृषि के क्षेत्र में। तो आप देख सकते हैं कृषि में हमने कमाल किया, इंडस्ट्री के क्षेत्र में हमने कमाल किया। दुनिया के सबसे ज्यादा काम से दूर हो जाने वाले श्रमिक जो तमाम मुंबई, दिल्ली, बड़े महानगरों में काम करते थे, उनको छोड़ करके रिहेबिलेट होना पड़ा अपने मूल स्थान के लिए, और अपने अपने मूल स्थानों पर पहुंचकर भी, और बाद में फिर वहां से अपने उस काम करने वाले स्थान पर जाकर के उसको फिर से स्टैब्लिश करना, काम को सुचारू करना, यह हमारे श्रमिकों का योगदान है। उनकी जरूरतें हालांकि उनके परिवार के भरण पोषण के काम आई और उनकी मेहनत पूरे देश की अर्थव्यवस्था के काम आई, ये बात हम कह सकते हैं। इसलिए जब आईएमएफ की इस रिपोर्ट में हम आंकड़ों पर चर्चा कर रहे हैं तो हमने ये रफ्तार कैसे हासिल किया है वो हम बता रहे हैं कि किसके बदौलत। और बहुत साधारण शब्दों में हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुंबई, दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, बेंगलोर, वो तमाम भारत के पत्तन पोर्ट के क्षेत्र जो थे, जहां से विदेश का आयात निर्यात हो रहा था। कोरोना के कारण सब कुछ रुका हुआ था, लेकिन हमने एसेंशियल सर्विसेज के क्षेत्र में इस तरह से काम किया, पूरी दुनिया को जरूरत की चीज पहुंचाया, और हमारे मजदूरों ने, हमारे श्रमिकों ने अपने जान की बाजी लगा करके हर एक सेक्टर में जो श्रमिकों की जरूरत के लिए उसी पर आधारित थे, उसमें आगे बढ़कर आए और अपने जान की परवाह न करके हमने ऐसा श्रेय लिया, हमने ऐसी उपलब्धि हासिल की, ये हम दावा कर सकते हैं। आप ग्राफिक्स में देख रहे हैं कि हमने
रक्षा के क्षेत्र में कमाल किया है। तो इस पर भी हमें आपको समझना होगा कि सीमा से लेकर के रक्षा के क्षेत्र में जुटे साइंटिस्ट, और अभी सिर्फ 24 घंटे भी पूरे नहीं बीते हैं, हमने वो उपलब्धि हासिल की जो यही अर्थव्यवस्था जो हमसे ऊपर है, सिर्फ इन्हीं के पास वो टेक्नोलॉजी है कि वो इतने बड़े युद्धपोत को जो नेवल फोर्स की ताकत हो सकता है उसमें भारत शुमार कर लिया गया। ये भी हम कोरोना कालखंड में हम इसको बनाते रहे, हमारा काम नहीं रुका। तो हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि भारत की ये ताकत पूरी दुनिया देख रही है, आगे भी देखती रहेगी, लेकिन हमें इन मुश्किलों से उबरने में अभी और समय लग सकता है। इसलिए हम खुश हों, गौरवान्वित हों, लेकिन अभी आगे बहुत कुछ करना है, क्योंकि 5वें स्थान से आगे जाकर हमें नंबर 1 पर आना है, तभी हम विश्व गुरु बन सकते हैं। हालांकि देश की अर्थव्यवस्था को उठाकर हम अपने देश के नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाते हैं, उसमें भाव सिर्फ 135 करोड़ के आवाम को ही खुश करना या खुशहाल बनाना नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को हम ऐसा कुछ दे सकते हैं जो ज़रूरत है। और जब पूरी दुनिया में खाद्यान्न का संकट भारत, रूस और यूक्रेन के युद्ध में शुरू हुआ, उस सप्लाई चेन में बाधा आई जिसको हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, तब भी भारत के प्रधानमंत्री ने सीधी पेशकश की थी कि अगर WTO चाहे तो भारत पूरी दुनिया को अनाज उपलब्ध करा सकता है। ये दावा किया तो इसको पूरी दुनिया ने स्वीकार किया। तब हम कह सकते हैं कि हम कृषि के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में, रियल एस्टेट के क्षेत्र में, सर्विसेज के क्षेत्र में और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के क्षेत्र में, अर्थात सड़क, पानी, बिजली, इस क्षेत्र में जो बुनियादी पहल गुड गवर्नेंस की कोशिश की है और देश में गरीबों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की प्राथमिक कोशिश की गई, उसका ही एक असर है कि हम, माफ करिएगा, हम ब्रिटेन से आगे पहुंच गए। और अगर इसी गवर्नेंस के तहत अगर हम सुधार की दूसरी प्रक्रिया में आगे बढ़ें, जिसमें अभी कई चैलेंजेस हैं, तो निश्चित रूप से भारत जर्मनी से आगे निकलने की स्थिति में सिर्फ 5 साल और 10 साल के बीच में आ सकता है। ये इकोनॉमी की जो स्थिति है वो बता रही है। तो आप समझ सकते हैं कि जब पूरा यूरोप अभी संक्रमण काल में गुजर रहा है, तब भारत संक्रमण को मात देकर दुनिया को जीने की राह दिखा रहा है और वहां पर आध्यात्मिकता और भौतिकता दोनों का विकास और उस विकास की रेखा और उस विकास की पहल और उस विकास की सीमा जिस तरीके से भारत तय कर रहा है, आने वाले समय में हो सकता है अभी 2 दशक लगें, लेकिन भारत दुनिया के 2 प्रमुख बड़े अर्थव्यवस्था वाले देश की स्थिति में पहुंचने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का नारा प्रधानमंत्री ने दिया है जो हमें 2025 तक प्राप्त कर लेना है और उस स्थिति में हम आगे बढ़ चुके हैं। ऐसे में अब बहुत बड़ी जरूरत है कि इस देश में बेरोजगारी पर, और अगर गवर्नेंस को इसी रफ्तार में आगे बढ़ाना है तो भ्रष्टाचार पर और बड़ी चोट करनी होगी। और शायद ये पहल भारत सरकार कर रही है और इसके पीछे किसी भी तरह के राजनीतिक पचड़े में पड़े बगैर हमें गवर्नेंस के लिए प्रयास करने होंगे, क्योंकि पूरे देश की अर्थव्यवस्था जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही है, आने वाले समय में दुनिया को हम राह दिखाएंगे और जरूरत पड़ने पर अनाज से लेकर के सर्विस सेक्टर तक हम बहुत कुछ पूरी दुनिया को दे सकते हैं, क्योंकि हमने नारा दिया है मेक इन इंडिया, अर्थात अब आओ हमारे देश में आप अपने अनुभव दो, हमारे श्रम को लो, हमको टेक्नोलॉजी दो, हम उसमें डेवलपमेंट करेंगे, हमारे यहां से बने और आपको जरूरत हो तो आप हमारे यहां से खरीदिए। भारत अब इस रणनीति पर आगे बढ़ चुका है और यही रणनीति उस ब्रिटेन की थी जब ब्रिटेन ने हमें गुलाम बनाया था। तो आज उसी ब्रिटेन को प्रचार कर और उसके भी अर्थव्यवस्था की जो सोच है, जो रणनीति है, उससे बहुत आगे जाकर के भारत पूरी दुनिया में अपनी ताकत दिखाने की ओर अपना कदम
आगे बढ़ा चुका है। ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे, हम आंकड़ों के जरिए आपको बताने की कोशिश की और हम आपसे ये जरूर अनुरोध करेंगे कि देश की इस प्रगति पर गौरवान्वित होइए, खुश होइए, लेकिन सजग रहिए, क्योंकि देश के भीतर भी बाहर की शक्तियां तो हमें प्रभावित करने की कोशिश कर ही रही हैं, लेकिन उन शक्तियों के वशीभूत होकर के देश के भीतर भी अस्थिरता पैदा करने की कोशिशें हो रही हैं। उन कोशिशों को हमें नाकाम करना है और ये कोशिशें सिर्फ हमले या आतंक से नहीं है, उसके कई जरिए हैं, कई सोर्सेस हैं। कुछ तो बौद्धिक हमले भी हो रहे हैं। उन सब से निपटते हुए हमें देश की अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और देश की पूरी तरीके से सांस्कृतिक व्यवस्था में चार चांद लगाने की कोशिश करनी चाहिए। और 135 करोड़ के आवाम में अगर कोई अंदरूनी कलह और मतभेद हैं तो उनको समाप्त करके सिर्फ हमें आगे बढ़ने के लिए कमर कस लेना चाहिए, क्योंकि अब हमारा लक्ष्य है दुनिया के 3 प्रमुख बड़े अर्थव्यवस्था के देशों में हम शामिल हों। ये पहल हमें अभी से कर देना होगा। एवी स्टार न्यूज़ में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एवी स्टार न्यूज़, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।